डिफेंस सेक्टर हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, आत्मनिर्भर होना सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यूरोप को भी समझ में आ गया है कि वो अपने नेशनल डिफेंस के लिए यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। हालांकि पास्ट में इन्होंने यूएस के साथ मिलकर 1949 में नेटो को एस्टेब्लिश किया था, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है, जिसका प्राइम फीचर था आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस, जो कहता है कि अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन ऑल। मतलब एक पर हमला हुआ तो ये सभी नेटो कंट्रीज एक साथ आके लड़ेंगे। एट प्रेजेंट इसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। और आपको ध्यान होगा, जब 9/11 हुआ था 2001 में, उसके बाद जब अफगानिस्तान में इन्वेड करना था तो ये सभी देश एक साथ आते हैं और यूएस के साथ लड़ते हैं। लेकिन इस ईरान वॉर ने सब कुछ बदल दिया है। ट्रंप चाहते थे कि ये सभी नेटो कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करें, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा खोलने में। लेकिन नेटो कंट्रीज ने अपनी नेवीज को एक्टिव करने से मना कर दिया। रीजन साफ है, उन्होंने कहा कि यहां पर किसी भी देश के ऊपर हमला हुआ ही नहीं, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स की लड़ाई है और यूएस ये लड़ाई इजराइल के बिहाफ पे लड़ रहा है, तो इसके अंदर यूरोप का एंगल कहां से आ गया। उनका कहना भी सही है। प्लस इनमें से कुछ नेटो कंट्रीज जैसे कि स्पेन, उन्होंने यूएस एयरफोर्स और यूएस आर्म्ड फोर्सेस को अपने बेसिस भी यूज करने नहीं दिए। ब्रिटेन, इटली, उन्होंने कहा कि आप अगर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं तो आप इन बेसिस का यूज नहीं करेंगे। हाँ, रिपेयर वर्क है, खाना पीना है, रेस्ट करना है, उसके लिए आप इन बेसिस को यूज कर सकते हैं। अब इस पूरे एक्शन से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज थे। लेकिन इसके पैरेलल यूरोपियन लीडर्स को भी समझ में आ गया कि फ्यूचर में वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आपने यूएस का एक और एक्शन देखा कि कैसे साउथ कोरिया और जापान से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को वेस्ट एशिया में लाया जाता है। यूरोप को लगा कि फ्यूचर में यूएस अपनी मिसाइल्स और अपने प्रोटेक्टिव सिस्टम को यूरोप से भी हटा सकता है। बस ये सारी बातें आई ओपनर हैं और ये सभी यूरोपियन नेशंस अब नेटो का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि कैसे साथ मिलकर एक यूरोपियन आर्मी बनाई जाए। और इनको जवाब मिला है यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी का क्लॉ नंबर 42.7, जिसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई ट्रंप चाहते हैं कि वो स्पेन को नेटो से एक्सपेल करवा दें, सस्पेंड करवा दें। क्या ये पॉसिबल है? प्लस वो चाहते हैं कि यूके के ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाए। अब यूके के साथ वो डिप्लोमेटिक खेल कर सकते हैं। आप जानते हो कि यूके की एक टेरिटरी है फॉकलैंड आइलैंड, जो कि अर्जेंटीना की कोस्ट के नजदीक है। अगर यूएस ने अपनी सपोर्ट यूके से वापस ले ली तो कहीं ना कहीं यूके को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पास्ट में ब्रिटेन अर्जेंटीना के साथ फॉकलैंड वॉर भी लड़ चुका है और बिना यूएस सपोर्ट के डेफिनेटली उस एरिया के अंदर भी इस तरीके की कुछ एक्टिविटी हो सकती है। दूसरा खेल यह है कि क्या स्पेन को सस्पेंड कराया जा सकता है। नेटो के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने एक बात साफ कर दी है कि ये नेटो एज एन अलायंस इस समय डिवाइडेड है। यूरोप जो है बिल्कुल भी यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रस्ट नहीं कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी इनका मजाक उड़ाते रहते हैं। पास में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि इन नेटो कंट्रीज को 2035 तक 5% ऑफ जीडीपी जो है वो डिफेंस पे खर्च करनी होगी। एट प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स तकरीबन 3.2% अपनी जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करता है और नेटो के टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर का 62% यूनाइटेड स्टेट्स से ही आता है। अगर आप नेटो की एग्जिस्टेंस को देखें तो इस समय पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया यही देश हैं जो डिफेंस पर बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हैं। बाकी सभी यूरोपियन पावर्स अब तक तो पैसिविटी में थी जब तक यूक्रेन रशिया वॉर नहीं हुआ। जर्मनी इस समय एक्टिव हुआ है। फ्रांस ने भी पेशकश की है कि अभी वो यूरोपियन कंट्रीज को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे सकता है। ब्रिटेन, जो कि ब्री एग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर यूरोप के साथ खड़ा है और ये कंट्रीज कह रहे हैं कि क्लॉ 42.7 को रियलिस्टिक रूप देना है। क्लॉ 42.7 कहता है कि अगर किसी यूरोपियन मेंबर के ऊपर अटैक हुआ, किसी दूसरी पावर ने अग्रेशन दिखाया, तो इस सिचुएशन के अंदर बाकी यूरोपियन मेंबर्स ऑब्लाइज होंगे कि वो एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करें। अब तक होता क्या था कि ये यूरोपियन कंट्रीज इस प्रोविजन को सिर्फ एक ऑब्लिगेशन के रूप में देखती थी, लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो कहते हैं कि इसे बाइंडिंग बना देना चाहिए और यूरोपियन पावर्स अब एक नेशनल सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट को बनाने वाली हैं कि कैसे इस क्लॉ का इस्तेमाल करके वो यूरोप की प्रोटेक्शन फैसिलिटेट करेंगी। 2015 के अंदर ये क्लॉ 42.7 एक बार एक्टिवेट हो चुका है। उस समय फ्रांस के अंदर इस्लामिक स्टेट ने टेरर अटैक किया था, जिसके बाद फ्रांस ने इस क्लॉ को एक्टिव किया था और बाकी यूरोपियन कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग और दूसरी असिस्टेंस फ्रांस को देने लगे थे। और कहा जा रहा है कि ये
नेटो के आर्टिकल 5 का इक्विवेलेंट फ्यूचर में हो सकता है। तो ट्रंप बाबू, ये दुनिया आपके भरोसे नहीं चलती है। यूरोपियन कंट्रीज भी इस बात को समझते हैं, लेकिन इस समय प्रॉब्लम क्या है कि नेटो का एक मिलिट्री स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ये 42.7 को बैक करने के लिए कोई मिलिट्री कमांड नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स भी इस खेल से बाहर होगा। तो सवाल यह है कि क्या यूरोप अपनी खुद की एक आर्मी बनाए जो नेटो से अलग हो, और इसके लिए क्या यूरोप के पास इतने रिसोर्सेज हैं? पास्ट में हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये यूरोपियन पावर्स पैसिविटी में थी। इनको लगा कि अब हम पर हमला होगा ही नहीं, और हमला हुआ भी तो यूएस संभाल लेगा। लेकिन ट्रंप के आने के बाद यह सोच बदली है। जर्मनी इस समय 5 सालों के अंदर 500 बिलियन यूरो डिफेंस सेक्टर पर खर्च करने वाला है। 2025 के अंदर जर्मनी ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर में दुनिया में चौथे नंबर पर था। आज फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनके लीडर्स कह रहे हैं कि ट्रंप बाय बाय, अब यूरोप को तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद ही चीजों को संभालेंगे, हम किसी भी प्रकार से ह्यूमिलिएशन सहन नहीं करेंगे।